हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। तो आज इस फ्री लीगल सीरीज के अंदर जो हम एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय संविदा अधिनियम। आज के क्लास के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डील करेंगे। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग से डील करेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करेंगे। मूविंग ऑन, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स। किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए एंड ये बेसिक्स हमारे प्री एंड एमसीक्यू जहां पर भी पूछे जाते हैं, जिन भी एग्जाम्स में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कौन सा एक्ट नंबर है। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। तो 1872 मतलब ये इंग्लिश लॉ के टाइम का है, इसका मतलब बहुत ही ओल्ड एक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे दो डेट्स की। एक होता है केम इनटू फोर्स यानी कि इसकी एनफोर्समेंट डेट, और एक होता है जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली। तो इसका कम इनटू फोर्स डेट क्या है? 1 सितंबर 1872 और असेंट मिली 25 अप्रैल 1872। तो ये दोनों डेट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको कुछ रिमेंबर ऐसा हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जो एनफोर्समेंट डेट है यानी कि 1 सितंबर 1872, इसी सेम डेट पे हमारे पास एक और एक्ट है जो फोर्स में आया था। वो कौन सा है? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस तरीके से आप दो एक्ट्स की डेट ऑफ एनफोर्समेंट याद रख सकते हैं। मूविंग ऑन, अब इस टोटल एक्ट के अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर्स 10 हैं और टोटल सेक्शन 238 है। तो जो ये 238 सेक्शंस हैं, इसका डिवाइडेशन हमारे पास कैसे है? 1 से 75 जो सेक्शंस है वो हमारे पास कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेक्शन 124 से 238, जो कि हमारे पास कुछ स्पेशल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनसे डील करता है, जैसे कि बेलमेंट हुआ, प्लेज हुआ, एजेंसी हुआ, इस तरीके के। तो अब बीच के सेक्शंस कहाँ गए? तो जो 20 का पोर्शन था वो रिपील होकर उसके लिए दो सेपरेट एक्ट्स बन चुके हैं, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसलिए हमारे पास 1 से 75 एंड 124 से 238 इस तरीके से सेक्शंस रहने वाले। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कौन सी लिस्ट में फॉल करता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉज बनाते हैं, उसके एंट्री नंबर कौन से में आता है? ये 7 में। अब हम बात करते हैं ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है जो क्या बताता है? हमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताता है कि हमारे राइट्स या हमारी लाइबिलिटीज क्या है। इसके बाद लास्ट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है कि ये क्या है, नॉन एग्जॉस्टिव है या एग्जॉस्टिव है। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, यानी कि क्या है? इनकम्प्लीट है। इसका मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही दूसरे एक्ट्स में भी जाना पड़ता है पर अपना पूरा कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट है। तो ये सारे ही पॉइंट्स फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जाम, चाहे प्री हो चाहे किसी में एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक्ट की हमें इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने आज के मेन एरिया पे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संविदा। ठीक है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? संविदा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसको मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। संविदा, तो ये जो संविदा है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कैसे डिफाइन है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 बात करता है वो होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, जहां हमें अलग अलग टर्म्स के बारे में इंटरप्रिटेशन बता रखा है। तो वहां पे जो सेक्शन 2H है उसमें हमें बता रखा है एन अग्रीमेंट जो क्या है? एनफोर्सिबल बाय लॉ है, वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट से पहले प्रीरिक्विजिट क्या हमें समझ आता है कि पहले होना चाहिए अग्रीमेंट, दूसरा होना चाहिए उसकी लॉ से एनफोर्सिबिलिटी। तो अब अग्रीमेंट कैसे बनता है इसके लिए मैंने आपको इस सिंपल टर्म्स में भी टेबल बना के दी है। इनकी जो टर्म्स है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे हर एक टर्म। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो मैं आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2A के बारे में, जो बात करता है प्रपोजल। प्रपोजल या हम इसको कहते हैं ऑफर। ऑफर हमारे पास बेसिकली इंग्लिश लॉ के अंदर कहा जाता है, प्रपोजल हमारे पास इंडियन लॉ में कहा जाता है। तो जब प्रपोजल का मतलब सामने वाली पार्टी ने दूसरी पार्टी की असेंट लेने के लिए कुछ उसको प्रपोजल दिया, ठीक है। उस प्रपोजल के अंदर जब हमारा एक्सेप्टेंस आता है, यानी कि अगर मैंने आपको बोला कि मैं 500 रुपीज के अंदर आपके ये 5 बेयर एक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, और आपने बोला कि ठीक है मैम, हम 500 रुपए के अंदर आपको ये 5 बेयर एक्ट
बेचने के लिए रेडी हैं। तो ये क्या हुआ, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे इन रिटर्न एक्सेप्टेंस दिया। तो जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बनता है तो हमारे पास आता है प्रॉमिस, दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। अब इस प्रॉमिस के अंदर जब हमारे पास मिल जाता है कंसीडरेशन, यानी कि हमारे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उसके अंदर कंसीडरेशन क्या था, ₹500। तो ये कंसीडरेशन किस में डिवाइडेड है, 2B के अंदर डिफाइंड है। तो हमारे पास एग्जिस्टेंट में आता है अग्रीमेंट, जो किस में दे रखा है, 2E में। और जब हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या है, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, अब एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब जब ये सेक्शन 10 ऑफ ICA की एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करेगा। हम सेक्शन 10 को आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन 10 की जो कंडीशंस होती हैं, जब उस एग्रीमेंट के साथ में वो फुलफिल होती हैं, तब हमारे पास एग्जिस्टेंस में आता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमें दे रखा है 2 सबसेक्शन H में। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो भी इंडिविजुअल टर्म्स हैं, जो भी प्रपोजल है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है या अग्रीमेंट है, ये हम आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर अच्छे से बहुत ही डीप में डिस्कस करें। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक बेसिक मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। ऑफरर और ऑफर ये दोनों पार्टीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ऑफरर को देखें तो हम प्रॉमिसर बोलते हैं, ठीक है, और ऑफरी इज योर प्रॉमिस। तो इसमें हम सिंपल ले लेते हैं, जैसे सपोज ये ए है या बी है, जैसे कि अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैं कौन हुई, प्रॉमिसर हूँ, आप कौन हुए, प्रॉमिसी हुए। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑफर दिया, किस लिए मैंने आपको ऑफर क्यों दिया, एक्सेप्टेंस के लिए। और कंसिडरेशन क्या है, जैसे इसके अंदर ये $50 है, हमारे केस में क्या था, ₹500 था। तो इस तरीके से एक बेसिक एग्जाम्पल था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स या कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स के बारे में। हमारे पास 4 बेसिस पे बेसिकली हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एज सच कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, पर ये एक बेसिक डिवीजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन की बेसिस पर। फॉर्मेशन की बेसिस पे हमारे पास 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला है एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, देन क्वासी एंड देन ई कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक बायलैटरल और एक यूनिलैटरल। एग्जीक्यूशन के बेसिस पे भी हमारे पास 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक एक्सिक्यूटरी। वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे पास होता है वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। अब हम एक एक कॉन्ट्रैक्ट को आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर हमारे पास क्या यूज होते हैं, वर्ड्स यूज होते हैं। अब ये वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं या ये वर्ड्स रिटर्न भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो मैंने आपको बोला कि आप बेयर परचेज करेंगे, आपने बोला ठीक है मैम मैं परचेज करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये ओरल था। अगर हम इसी चीज को रिड्यूस कर दें इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन चीज आपको याद रखनी है, दैट इज यूज ऑफ वर्ड्स, आइदर ओरल या रिटर्न। इसका एग्जाम्पल, X offers Y to sell his car for 1 lakh and Y agrees to buy and make a return contract। तो ये क्या हो गया, रिटर्न है, लेकिन ये है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड आता है हमारे पास इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं होते, हमारा जेस्चर या हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि आप गए रेस्टोरेंट में, वहां आपने मेन्यू कार्ड देखा, आपने डिश ऑर्डर करी, तो अभी आपके और रेस्टोरेंट के बीच में कोई ना ओरल कॉन्ट्रैक्ट है ना ही रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, बट आपको पता है कि अगर आप उस डिश को कंज्यूम करेंगे, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो इन रिटर्न आपको पेमेंट करना होगा। सो दैट इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यही एग्जाम्पल है बिड एट ऑक्शन एंड रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मूविंग ऑन फर्दर, अब आते हैं हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि क्रिएटेड होते हैं बाय द कोर्ट, या हम कह सकते हैं जो कि ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर लॉ के द्वारा डाली जाती है। क्या पर्पस है इसका, टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम अनजस्टली बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पार्टी, यानी कि दूसरे पर्सन की कॉस्ट पे एक दूसरे पर्सन को बेनिफिट ना मिले, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये एक लीगल ऑब्लिगेशन डाली जाती है लॉ के द्वारा। इसके अंदर बाय वर्ड्स या बाय एक्शन या जेस्चर हम ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आते हैं, पर सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे बाय लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, इवन विदाउट इनिशियल एग्रीमेंट। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है पार्टीज के बीच में। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 68, 69, 70, 71 एंड 72 जो है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डील करते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए
आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका क्रक्स बताती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। अब डिलीवरी मैन ने क्या किया, और मैंने पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया। अब डिलीवरी पर्सन ने क्या किया, उसे किसी रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर कर दिया। किसी बी पर्सन ने वो पिज्जा की डिलीवरी ली, उसे कंज्यूम भी किया, लेकिन पेमेंट करने से मना कर दिया। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो रेस्टोरेंट को लॉस होगा। अगर आपका वो ऑर्डर नहीं था तो आपको डिनाई कर देना चाहिए था, यू शुडंट हैव एक्सेप्टेड इट। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप उस ऑर्डर का पेमेंट करें। तो ये क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। So, a person orders pizza online by providing his address and paying for the same. At the time of the delivery man delivers pizza to the wrong address. Instead of denying the delivery, receiving party accepts the order and consumes the same. तो वहां आपके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि आप उसका पेमेंट करें। सो दैट इज अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स पे होने वाला है। तो मैं भी आपको यहाँ पर एक ब्रीफ बता देती हूँ। सो ई कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, साइन होता है और एग्जीक्यूट होता है इलेक्ट्रॉनिकली। अब इलेक्ट्रॉनिक आपका ईमेल भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, या कोई भी ओपन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ये जो ई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनकी वैलिडिटी, इनकी एनफोर्सेबिलिटी सेम हमारे ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसे होती है, यानी कि ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसे ही इनको एनफोर्सेबल माना जाता है। अब इनको कौन से सेक्शंस गवर्न करते हैं वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे एग्जांपल, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एंटर्ड होते हैं थ्रू ईमेल, और सामने वाली पार्टी उसको थ्रू डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट करके थ्रू द ईमेल वापस सेंड करती है, तो दैट इज योर ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास चार थे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हमारे पास कंसीडरेशन के बेसिस पे। कंसीडरेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पहला बायलैटरल एंड दूसरा यूनिलैटरल। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जहां दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अभी दोनों पार्टीज का अपने अपने पार्ट पर परफॉर्मेंस पेंडिंग है। जैसे एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी, ये पहला ऑब्लिगेशन, एंड इन रिटर्न बी विल पे 5 लाख, ये दूसरा ऑब्लिगेशन। तो जब ए हाउस बना के देगा तब बी पे करेगा। तो अभी दोनों के पार्ट पे अपनी अपनी परफॉर्मेंस पेंडिंग है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली जब आते हैं जब आपकी सिर्फ एक पार्टी को अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है और दूसरे पार्टी को का मतलब ऐसा कोई कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर दूसरी पार्टी ने वो चीज फुलफिल करी तब पहली पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगी। जैसे A promises to pay 2000 rupees to B if B finds his lost pet। तो यहाँ ऑब्लिगेशन किसका है, A का है, कितना 2000 रुपीज पे करने का। वो भी कब अराइज होगा, जब B उसका लॉस्ट पैट ढूंढ के देगा। तो ये क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हमारे पास एग्जीक्यूशन के केस में। एग्जीक्यूशन के केस में हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जहां दोनों पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ बोथ द पार्टीज। जैसे कि हमने अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखा, तो ए ने अगर हाउस कंस्ट्रक्ट कर दिया और बी ने उसे इन रिटर्न 5 लाख रुपीज पे कर दिए, तो दोनों के ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गए हैं। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अभी दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना पेंडिंग है। जैसे कि सपोज एक्स ने प्रॉमिस किया कि एट द फ्यूचर डेट वो राइस डिलीवर करेंगे वाई को, और जब वो राइस डिलीवर करेंगे तब वाई उनको पेमेंट करेगा। अभी ना ही एक्स ने डिलीवर किया, ना ही वाई ने पे किया, तो अभी यहाँ दोनों पार्टीज के पार्ट पे परफॉर्मेंस पेंडिंग है। तो दैट इज योर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज वैलिडिटी के केस के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप। तो सबसे पहला आता है हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही आपको ये क्लिक होना चाहिए कि जब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल होंगी तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। तो अभी सेक्शन 10 के एलिमेंट्स अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। इन फ्यूचर जब हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सेपरेट लेक्चर में, तब हम इसके डीप डिस्कशन में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब जब आपकी कंसेंट, जब आपने अपनी एक्सेप्टेंस स्वतंत्र रूप से दी है,
आपकी कंसेंट में क्या क्या नहीं है, ना कोई कोर्जन है, ना कोई अनडू इन्फ्लुएंस है, ना कोई मिस्टेक है, ना कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपने अपनी स्वेच्छ की इच्छा से अपनी कंसेंट दी है, जिसके बारे में हमारा सेक्शन नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। इसके साथ साथ हमें और भी सेक्शंस पढ़ने होते हैं, जैसे कि 15, 16, 17, 18, 20 से 22, जहां पर हमें बताया जाता है कि अगर आपकी कंसेंट इन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तो हम क्या मानेंगे कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। देन आपका लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी हम 2D में पढ़कर आए थे डेफिनेशन। देन ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि बार्ड बाय लॉ हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वो हो गया आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अभी हम आगे पढ़ेंगे वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नाउ वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एकदम इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। वॉइड एग्रीमेंट आता है आपके 2G में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आता है 2J में। हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या होगा, अग्रीमेंट बनेगा। तो अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो कि स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं है या वो सेक्शन 10 की कंप्लायंस नहीं करता, तो उस केस में वो क्या हो गया, वॉइड अग्रीमेंट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं। तो अग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जैसे कि माइनर का वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, इनिशियो मतलब फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से ही ये क्या है, वॉइड है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे डिफाइन किया गया है 2J में। इसका मतलब क्या है, बिगनिंग में वो वैलिड था, सारे उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म या इम्पॉसिबल हो गया एनफोर्सेबिलिटी उसकी। तो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। मतलब जब वो ओरिजिनली बना था तब वो बाइंडिंग था, बट इवेंचुअली बिकम वॉइड ड्यू टू सम circumstances, तो दैट इज योर void contract. मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स किस में डिफाइंड है, 2I में है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स में एनफोर्सेबल होते हैं, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, अदर मतलब स्ट्रेंजर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेन देन ही नहीं है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर एक पार्टी अग्रीव्ड है। ये कौन से केसेस है, ये सेक्शन 19 के अंदर हमें बताया जा सकता है कि किस किस केस के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर हमारी कंसेंट कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से अफेक्टेड होती है। तो वहां जो सेक्शन 19 है वो बताता है वॉइडेबिलिटी का इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, अगर अग्रीव पार्टी चाहेगी तो वो कंटिन्यू करेगी, अगर वो नहीं चाहेगी तो वहां पर उसको वॉइड डिक्लेयर करा देगी। ठीक है, यही मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है जिसका, या बार्ड बाय लॉ है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, ए ने बोला कि आप बी को मारो, मैं आपको 5,000 दूंगा, दिस इज इलीगल, ये कभी एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता। इस तरीके से एग्रीमेंट टू डिलीवर वेपन्स, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट। एंड लास्टली हमारे पास आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में सीम वैलिड, हमको देखने में लग रहा है कि ठीक है सारे कंप्लायंसेस है, सब कुछ ठीक है, वैलिड है, लेकिन कुछ लीगल डिफेक्ट्स की वजह से इनकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है कोर्ट में। अब वो क्या हो सकता है कि कोई अग्रीमेंट है जिसे कंपल्सरी है टू बी इन राइटिंग, बट वो राइटिंग में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये आज के लेक्चर में हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किया। तो अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं हमें, हमें उनको कैसे हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि थ्रू एमसीक्यूज एंड थ्रू डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, हमको उनका प्रैक्टिस करना होगा। तो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। डू विजिट, डू प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप डेली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। इनके भी रिस्पेक्टिव लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, stay updated. So that's all from today from my side. We will meet in new lecture tomorrow. Thank you so much.